अभी अश्विंदर बहल आपको जो ये बात बता रहे थे, डिमोना न्यूक्लियर साइट के पास भूकंप से टेस्ट की आशंका। हालांकि इसके बारे में सिस्मोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि ये नॉर्मल भूकंप है, लेकिन क्या ये वाकई नॉर्मल भूकंप है या जिसको नॉर्मल का जामा पहनाया जा रहा है उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा जो आपको जानना चाहिए। भूकंप की तीव्रता और टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से इजराइल ने रोका था ईरान पर हमला, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। अब जरा देखिए, डिमोना के पास झटकों के बाद न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका है। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में भूकंप के तेज झटके आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 दर्ज की गई। सुबह 9 बजे झटकों के बाद बजे इमरजेंसी सायरन। भूकंप से अब तक किसी तरह के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। अब जरा आपको इसको भी संदर्भों में देखना चाहिए। अगर आप ये देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा हम क्यों ये बात आपके लिए खास तौर से अड़ी में लेकर आए हैं। इजराइल में भूकंप, ये वाकई भूकंप था या ये न्यूक्लियर टेस्ट था? जैसे ही ईरान के पास परमाणु बॉम्ब रेडी है, ये बात अमेरिका को पता चली, उसने खुद को थाम लिया। जैसे ये बात इजराइल को पता चली, उसने तुरंत वहां न्यूक्लियर टेस्ट करना जरूरी समझा था कि ईरान को ये मैसेज चला जाए कि अगर तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी, अगर तुम मारोगे तो हम भी मार देंगे, तुम खत्म हम खत्म, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। क्या ये बात, ये संदेश देने के लिए ये टेस्ट किया गया था? जरा देखिए, नेगेव रेगिस्तान में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप क्या सामान्य भूकंप था? नेक्स्ट चेंज कीजिए जरा। भूकंप का केंद्र डिमोना शहर के पास था, यह बात स्थापित है और यह सर्टेन्ड है। डिमोना में ही इजराइल का परमाणु रिसर्च सेंटर है। तो डिमोना के इतने करीब यह भूकंप आना, क्या यह वाकई यह नैसर्गिक घटना थी या न्यूक्लियर साइट के करीब इस तरह का भूकंप आना यह बताता है कि वहां टेस्ट किया गया था? इजराइल में इमरजेंसी ड्रिल भी जिस दौरान चल रही थी, उस दौरान यह भूकंप आया था और यहां पर यह पता भी चल रहा है। हालांकि ईरान के साथ आप जानते हैं उस समय तनाव अपने पिनाकल, अपने चरम पर था। जिस समय यह भूकंप या जिस समय यह टेस्ट हुआ, ईरान के साथ तनाव चरम पर था। यहीं पर न्यूक्लियर साइट है, ड्रिल भी चल रही थी। जानकारों का दावा है कि इजराइल ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण, गुप्त इतना कि खुलकर प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी उनके साथ बनी रहे कि नहीं हमने नहीं किया, लेकिन दुनिया को यह पता रहे कि हां टेस्ट हो गया, खासतौर से ईरान को। यहां देखिए, सिस्मोलॉजिकल जो इवेंट्स को स्टडी करने वाले जो सिस्मोलॉजिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हां ये नैसर्गिक रूप से घटी एक घटना है, ये तो भूकंप ही है। लेकिन दुनिया इसको एज इट इज मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसको प्राकृतिक भूकंप केवल सिस्मोलॉजिस्ट बता रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजिस्ट्स हैं, जो जानते हैं कि दुनिया में क्या कुछ घट रहा है, वो ये कह रहे हैं कि डिमोना के पास ऐसे हालात में इस तरह का भूकंप आना ये कोइंसिडेंस नहीं है। इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है मिडिल ईस्ट में? दाऊदी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रोफेसर दाऊदी, ये जो डिमोना के पास ये भूकंप की घटना के बारे में आपने भी सुना होगा, मिडिल ईस्ट में इसको कैसे देखा गया, परसीव किया गया? देखें, ये जो भूकंप की तस्वीरें अभी आपके स्क्रीन पे भी देखा, मुझे सही बात तो ये है कि इसकी बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक नेचुरल कुछ इसको भूकंप के तौर पे ही देखा जा रहा है। और जहां तक सवाल है कि ईरान ने क्या न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, नहीं बना लिया, ये सब अजम्पशंस हैं और अभी वक्त के साथ साथ आने वाले दिनों में चीजें अनफोल्ड हो जाएंगी। लेकिन इन तमाम चीजों को मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब या उससे। अब जरा मैं इसको अश्विनी सिवाच सर के पास लेकर जाता हूं। प्रोफेसर आसिफ दाऊदी जिस तरीके से कह रहे हैं, सर क्या मामला वैसा ही सामान्य लग रहा है आपको, या ये डॉट्स जो हैं जब इनको कनेक्ट करते हैं आप तो कुछ बड़ा अलग, अजीब, अलार्मिंग दिखाई देता है आपको? हाँ बिल्कुल दिनेश, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि एक के बाद एक अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो लगता है कि इस बात में सच्चाई है कि ये जो कुछ भी डिमोना के अंदर हुआ है अर्थक्वेक, ये हो सकता है इजराइल ने अपना छोटा न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया हो। ये नहीं कतई कि न्यूक्लियर वेपन इजराइल ने टेस्ट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पास काफ़ी न्यूक्लियर हथियार, मगर वो एक प्रकार से मैसेज भेजना चाहते हैं ईरान को कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। अगर ईरान ने अपने पास, अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार आ गया है, वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम पलटवार करेंगे। मुझे लगता है जो सिचुएशन अब पैदा हुई है मिडिल ईस्ट में, कहीं ना कहीं तो ये बात सच्चाई है जो आप बार बार बता रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने नज़दीक पहुंच गए थे हमला करने के, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वहीं की वहीं हैं। ऐसी चीज़ क्या है कि उन्होंने अपने कदम वापस कर लिए? तो इसमें बिल्कुल ये लगता है कि ये जो शक है हमारा, ये कहीं ना कहीं सच्चा होता नजर आ रहा है कि ईरान ने इन चंद दिनों में
क्योंकि उसने 60% अपग्रेड कर दिया था यूरेनियम, उसको 90% करने के लिए उसको ज़्यादा समय नहीं चाहिए था। हो सकता है उसने न्यूक्लियर हथियार बना लिया हो और उसकी खबर अभी अमेरिका को पता लगी हो, इजराइल को पता लगी हो और उसने अपने पैर पीछे की तरफ खींचे हैं। मुझे लगता है ऐसा होना संभव है। इसकी पुष्टि मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में हो जाएगी और एक डर का माहौल है। अमेरिका को पता है उसकी जो 8 बेसिस हैं वो भी वल्नरेबल है। इससे मिडिल ईस्ट में सर, इससे तो एक बड़ी जो आप कह रहे हैं सर, अगर ये वाकई ऐसा ही है तो आने वाले दिनों में तो परमाणु की होड़ दिखाई देगी। तमाम देशों को यह लगेगा कि अमेरिका के क्लच से अगर बचना है, मतलब रातों रात अगर आपका नेता उठकर चला ना जाए, अमेरिका ले जाए ना जाए, अगर आपको इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करना है तो एक ही तरीका है कि अपने पास परमाणु रखो, वरना तो अमेरिका कभी भी कर देगा। एक ही डेटरेंस है परमाणु जो अमेरिका को समझ में आता है। अश्विंदर बहल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब हम बात करते हैं 412 केजी की या 500 केजी की, इसके बीच में, तो वो 10 से 12 न्यूक्लियर वेपन्स वो बना सकता है। और दूसरी बात आती है कि इजराइल के पास 90 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी हैं, थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि हाइड्रोजन बॉम्ब है, वो उस तरह के वेपन्स हैं उनके पास, और उससे काफी मास डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो ये पॉलिटिकल सिग्नल जरूर था, ये पॉलिटिकल मैसेज जरूर था कि कभी भी आपने चाहे बनाया है नहीं बनाया है, पर अगर आप सोचते हैं कि आपने बना लिया है और आप हमला कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन से, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए हमने भी टेस्ट कर लिया है और आपके ऊपर जो विनाश होगा वो इससे भी भयंकर होगा। लेकिन इजराइल, सर इसी से जुड़े कुछ और पहलू हैं और क्योंकि समय समाप्त होने की तरफ जा रहा है, मैं कुछ और चीजें आपके सामने रख देता हूं। विभूति जी आपके पास भी आऊंगा। हमला हुआ तो अमेरिका को करारा जवाब देगा ईरान, यह बात कही गई है। जून में हुई जंग से ज्यादा विनाशकारी प्रतिक्रिया होगी, यह बात कही गई ईरान की तरफ से। अमेरिकी थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज का बड़ा दावा, ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी बेसेस हैं। रिपोर्ट ने यह भी बताया, मतलब कई एजेंसीज ऐसी जो अमेरिका जिन पर रिलाय करता है, उन्होंने भी अमेरिका को सावधान किया कि अगर इस समय अटैक करते हो तो ईरान इस तरह की तैयारी के साथ है कि मिडिल ईस्ट में तुम्हारे बेसेस को धुआं कर दिया जाएगा। अब बहरहाल इससे आगे बढ़ते हुए युद्ध तो फिलहाल टल गया, लेकिन अब आगे क्या कर सकते हैं खामेनेई, ये एक बड़ा सवाल है। खामेनेई क्या करेंगे? खामेनेई अभी बैकफुट पर हैं, 3 कदम वो उठा सकते हैं। सबसे पहला काम होगा विरोध प्रदर्शनों को कुचलना, वो इसे विदेशी साजिश बताकर और भी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। खामेनेई दुनिया को डराने के लिए अपनी परमाणु गतिविधियों को और तेज कर सकते हैं, और अगर दबाव बढ़ा तो वो इराक, यमन और लेबनान में अपने समर्थक गुटों को सक्रिय कर सकते हैं। अमेरिका का पीछे हटना केवल एक रणनीतिक विराम है, शांति नहीं। ट्रंप प्रशासन की बड़ी प्लानिंग कुछ ऐसी दिख रही है, मैक्सिमम प्रेशर 2.0 वाली। मिसाइलों की जगह डॉलर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से। पर्दे के पीछे रहकर ईरान के विरोधी गुटों और प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट भी किया जा सकता है। इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर साइबर हमले और खुफिया ऑपरेशन तेज कर सकता है। विभूति सर, क्या फिलहाल यह माना जाए कि सैन्य कार्रवाई अमेरिका जो सोच रहा था वो तो अब नहीं होगी, ये बात स्थापित है या कोई ठीक नहीं है? कोई ठीक नहीं है। इतना तो मैं निश्चित कहूंगा कि युद्ध जो है, युद्ध का जो है सिलसिला, वो निश्चित है या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक इस बात का अंदेशा है कि 24 घंटों के अंदर अगर कुछ मिलिट्री एक्शन होनी है तो 24 घंटों के अंदर होगी, क्योंकि अगर 24 घंटे लगेंगे ईरान को न्यूक्लियर बनने में तो उसके पहले ही उसको समाप्त करना पड़ेगा। हाँ, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरा मत ये है कि ये सारे के सारे जो थे पॉस्चरिंग की बात थी। हम तुम्हें ये कर देंगे, वो हम तुम्हें वो कर देंगे, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी युद्ध नहीं चाहता। लेकिन ये है, मैं ये जानना चाहता हूं, विध्वंसक ग्रीनलैंड को जिस तरीके से जरूरी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है हमारे गोल्डन डोम के लिए बड़ा जरूरी है कि ग्रीनलैंड पर हम काबिज हों। अब देखिए, वेनेजुएला के पास अगर उनके पास कोई डेटरेंस वाला हथियार नहीं था, मतलब परमाणु नहीं था, तो वहां पकड़ लिया गया मादुरो को। यहां ईरान में कहा जा रहा है कि चीजें सस्पेंस वाली हैं, इसलिए खामेनेई तक अभी हाथ नहीं पहुंचे हैं। ग्रीनलैंड के मामले में क्या होगा अभी ये जरा देख लीजिए। इसके साथ में अड़ी में आपको छोड़ रहा हूं, आने वाले दिनों में इस पर भी बात होगी। ग्रीनलैंड पहुंचे डेनमार्क के सैन्य इक्विपमेंट्स, एडवांस सैन्य दस्ते ने ग्रीनलैंड में संभाला मोर्चा। बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की तैयारी, आर्कटिक सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीति, आर्कटिक वर्चस्व की होड़ में ग्रीनलैंड का महत्व और बढ़ा। अब जरा इससे जुड़ा ये पहलू भी आपको देखना चाहिए। ग्रीनलैंड में जल्द नेटो सैनिकों की मौजूदगी और बढ़ेगी। ग्रीनलैंड के डेप्यूटी पीएम म्यूटेगडे ने सैन्य तैनाती की पुष्टि की। ग्रीनलैंड में सैन्य उड़ानें और वॉरशिप और बढ़ाए जाएंगे। म्यूटेगडे ने कहा ग्रीनलैंड में होंगे फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन के सैनिक। यह बात भी कही गई, ग्रीनलैंड की सुरक्षा में कई देश उतारेंगे अपने सैनिक। आप जरा ये भी देखिए, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के सैन्य अभ्यास में फ्रांस शामिल होगा। मैक्रोन बोले फ्रांस स्वतंत्र और संप्रभु फैसले के तहत उतरा।
आर्कटिक सुरक्षा में फ्रांसीसी सेना की तैनाती, मौके पर पहुंच चुका है फ्रांस का पहला सैन्य दल। जल, थल और वायु संसाधनों से तैनाती बढ़ाई जाएगी।